लेकर, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा में 9B प्रीडेटर ड्रोन सौदा, कोलकाता में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना सहित ये तमाम चीजें रही। कैंसर को लेकर भी, उसकी रोकथाम को लेकर भी जो चीजें हैं उन पर चर्चा हुई। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो समिट भारत में होना था वो अमेरिका में हो रहा है, चूंकि बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स भारत में आना ही नहीं चाहते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भारत को कहां लाकर खड़ा कर दिया। क्या आज दुनिया हम पर भरोसा नहीं कर रही, जिस वजह से ये समिट हमारे यहाँ ना होकर अमेरिका में हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो मुद्दों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जो बाइडेन तो अब जाने वाले वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनसे बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। वो तो 2-3 महीने के मेहमान हैं। नवंबर में वहाँ चुनाव हो जाएगा और जनवरी में ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब मोदी साहब हैं, वहाँ गए हैं, तो बात जो भी देश के हित में है उन्हें करनी चाहिए। जो बाइडेन को ये कहते हुए सुना गया कि चीन हमें परख रहा है, इसके हालांकि कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। क्या आप पूरे मसले पर कहेंगे चीन को? देखिए, चीन बहुत अनरिलायबल मुल्क है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, वो दुनिया के साथ चालाकी करता है, साजिशें करता है। लेकिन इस मामले में हम अमेरिका पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका ने क्या किया है? बांग्लादेश की सरकार को पलट दिया। हसीना को बाहर निकालने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। आज अमेरिका अगर हमें कुछ अहमियत दे रहा है तो वो हमें चीन के मुकाबले पर खड़ा करना चाहता है। ये भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता होनी चाहिए कि चीन को और अमेरिका को किस तरह टैकल करना है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है, तकलीफ की बात ये है कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए सुबह से शाम तक सिर्फ पाकिस्तान का राग अलापती रहती है, जबकि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। जी सर, थोड़ा दिल्ली की राजनीति की तरफ आते हैं। जैसा कि बीजेपी विपक्ष उन्हें अरविंद केजरीवाल से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रावण लक्ष्मण को राम से अलग नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी जी ने उनकी ईमानदारी पर हमला करने की साजिश रची। तो दोनों पर सर आपकी? देखिए, जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के अंदर मामलात हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, सामने आ जाएगा। और किस विपक्ष के खिलाफ वो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, किसको दोषी मान रहे हैं, कौन उन दोनों को हटाना चाहता है? उनको शायद एहसास नहीं है, उनकी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बहुत अहमियत नहीं है कि उन दोनों को तोड़ा जाएगा। क्यों उनको अलहदा किया जाएगा? और अगर अलहदा कर भी दिया जाए तो विपक्ष को और कम से कम कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है? अगर वो केजरीवाल से अलहदा हो जाते हैं तो कांग्रेस को क्या बेनिफिट होगा? तो कांग्रेस क्यों पड़ेगी इस चक्कर में? उनकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि वो अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनके दिल में कोई ना कोई डर जरूर मौजूद है और केजरीवाल से उनका डिस्टेंस जरूर बढ़ा है, तभी वो ये बयान दे रहे हैं। जी, अनुच्छेद 370 की एक बार बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हटने के बाद विकास में जो कमी आई उसको लेकर सवाल उठाए। क्या? देखिए, असंभव कभी कुछ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। 370 कम से कम कांग्रेस बिल्कुल नहीं वापस लाना चाहेगी। लेकिन अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए दे रहे हैं। अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि 370 के हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंक खत्म हो गया। आज न सिर्फ ये कि कश्मीर में आतंक बढ़ा है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हर तीसरे दिन खबर आती है। और आज तो ये भी खबरें आ रही हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें पाई गई हैं जिससे रेलवे को नुकसान हो सकता था। तो ये किसके दौर में हो रहा है? रेलवे के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बीजेपी की सरकार में हुए हैं। आज आतंक यहां तक फैलता जा रहा है
कि रेलवे से सफर करना लोगों के लिए न सिर्फ ये कि दुश्वार हो गया है, बल्कि लोग खौफजदा हैं कि ट्रेन से जाएंगे कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जी, उन्होंने गृह मंत्री ने ये भी कहा कि पाकिस्तान से तब तक वार्ता नहीं होगी जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता। उनसे किसने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए? खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेंगे। हम तो इस इंतजार में हैं कि वो कब पोक को हिंदुस्तान में मिलाते हैं। वो सिर्फ बातचीत की बात कर रहे हैं। आपसे किसने दबाव डाला है कि आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए? आपको ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी है? अब चूंकि चुनाव चल रहा है तो पाकिस्तान के नाम लिए बिना तो बीजेपी की राजनीति ही पूरी नहीं होती है। एक सवाल कांग्रेस को लेकर है, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर है, आपकी प्रतिक्रिया? मोदी साहब ने, जैसा मुझे याद है, चाइना में कहा था जब गए थे कि जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था तो देश के लोग भारतीय कहते हुए शर्म महसूस करते थे, तो वो भारत का नाम बढ़ा रहे थे कि घटा रहे थे? सबसे ज्यादा भारत की छवि को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। अभी ईरान ने क्या बयान दिया कि भारत के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान महफूज नहीं है, यह आपकी सरकार के अंदर हो रहा है। तो इससे भारत की इज्जत बढ़ रही है कि घट रही है? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। एक बार आंध्र की बात कर लेते हैं। ईडी पर बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ वाईएस जगन रेड्डी ने कार्रवाई करने का जो है आग्रह किया है। ये पूरा मसला, जैसा कि आप जानते हैं कि लड्डू वाला पूरा विवाद है, क्या आप कहना? देखिए, लड्डू का मसला कोई छोटा मसला नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का मसला है। और एक ऐसी जगह तिरुपति जहां हजारों करोड़ रुपए आते हैं जिस मंदिर के अंदर, वहां क्या मजबूरी है कि आप लड्डू के अंदर बीफ की चर्बी और मछली का तेल मिला रहे हैं? इसका मतलब है कि आप देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है। आंध्रा में जो सरकार है वो आपकी मदद से चल रही है। बीजेपी का अलायंस, वो भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर गाय के नाम पे जिनके लोग इंसानों को मार देते हैं, वहां पे बीफ की चर्बी मिला रहे हैं। यही आपका धर्म है, यही आपकी आस्था है। आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का।